हेलो स्टूडेंट्स, बायो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज आप बायोलॉजी कक्षा 12 के वंशागति के आणविक आधार के पार्ट 4 में अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेस का एक्सपेरिमेंट की स्टडी करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। 1952 में प्रयोगों की बहुत एक श्रृंखला चली है। इस श्रृंखला में अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने एक्सपेरिमेंट दिया है, जिसमें ये बताया है उन्होंने कि जो विषाणु है जो कि जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, उनसे प्रोटीन जो है आनुवंशिक पदार्थ निकल करके वायरस से बैक्टीरिया में नहीं जाता है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट होता है। इस एक्सपेरिमेंट में आप ये अच्छे से समझोगे कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। तो इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, सुनना है ध्यान से। इन्होंने विषाणुओं पर कार्य किया जो कि जीवाणु को संक्रमित करते हैं। इन्हें जीवाणु भोजी कहते हैं। हर्शे चेस का ये एक्सपेरिमेंट, जिसमें आप देखिए ये विषाणु है सामने, और विषाणुओं को इन्होंने ऐसे माध्यम पर ग्रो किया है जिसमें एक को कुछ विषाणु लिए और उन्होंने सल्फर सक्रिय, विकिरण सक्रिय सल्फर पर ग्रो किया और विकिरण सक्रिय फास्फोरस पर ग्रो किया। जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में ग्रो किया था उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया। विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया क्योंकि डीएनए का भाग होता है फास्फोरस, और इन विषाणुओं को विकिरण सक्रिय फास्फोरस पर ग्रो करने से इनका डीएनए विकिरण सक्रिय हो गया। जबकि विकिरण सक्रिय फास्फोरस पर विषाणुओं को ग्रो किया, इनका डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं हुआ। ये जो है विषाणु जिनको सल्फर की उपस्थिति में ग्रो किया था, इनका विकिरण सक्रिय डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं हुआ, इनका प्रोटीन विकिरण सक्रिय हुआ। चलिए आगे देखते हैं कि जब ये विषाणु जीवाणु को संक्रमित करते हैं तो ये संक्रमण स्टेज है। ये संक्रमण स्टेज कैसे है? जिसमें जीवाणु भोजी जीवाणु से चिपकते हैं। ये वायरस होता है जिनको हम कहते हैं जीवाणु भोजी, जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। अपने आनुवंशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित करते हैं। ये जो अपना आनुवंशिक पदार्थ है इनके अंदर ये बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट करते हैं, और बैक्टीरियल सेल इनको अपना समझ करके इनकी कॉपी करने लगती है। तो बेटा ये संक्रमण स्टेज होती है जिसमें बैक्टीरियल सेल में ये अपना आनुवंशिक पदार्थ इंजेक्ट करते हैं। संक्रमण स्टेज के बाद चलिए देखते हैं कि विकिरण सक्रिय कंडीशन आगे कैसे बढ़ी। विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी इकोलाई जीवाणु से चिपक गए, संक्रमण आगे बढ़ा, और जब इस सम्मिश्र को हिलाया गया, तो ये जो विषाणु आवरण है, ये विषाणु आवरण इस रूप में अनावरित हो गए, आवरण अलग हट गया। चलिए इसके बाद आगे स्टेज है अपकेंद्रण स्टेज, यानी इनको स्पिन कराया गया। अनावरण स्टेज के बाद अनावरण स्टेज में क्या हुआ? ये जो संक्रमण स्टेज के बाद अनावरण स्टेज आई, इसमें ये जो विषाणु आवरण है ये अलग हो गया। और अपकेंद्रण में बहुत अच्छे से स्पिन करवाते हैं तो विषाणु की और बैक्टीरियल सेल की कोशिकाएं अलग हो जाती है। अपकेंद्रण स्टेज में क्या होता है कि इसमें जो पदार्थ है पूरा सम्मिश्र है, बैक्टीरियल सेल है, और जो विषाणु का ये खोल है ये पूरा अलग हो जाता है। विषाणु अलग हो जाते हैं और बैक्टीरिया अलग हो जाते हैं, यानी जीवाणु अलग हो जाते हैं। प्रचक्रण हुआ तो विषाणुकरण जीवाणुओं से अलग हो गया, और जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे, ध्यान से सुनना बेटा, जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि फास्फोरस डीएनए में पाया जाता है, डीएनए विकिरण सक्रिय हो गया। और जब ये विकिरण सक्रिय डीएनए इनमें विकिरण सक्रिय हो गया तो जिन विकिरण सक्रिय रखने वाले विषाणु से ये संक्रमित हुए थे वे विकिरण सक्रिय रहे, यानी कोशिकाओं में विकिरण सक्रिय फास्फोरस का पता लगा इनकी कोशिकाओं में, बैक्टीरियल सेल में। इसका मतलब है कि डीएनए जो है विकिरण सक्रिय हुआ, और वायरस को जब ग्रो कराया विकिरण सक्रिय फास्फोरस पर, तो विकिरण सक्रिय फास्फोरस उनके डीएनए में इंजेक्ट हो गया, और ये विकिरण सक्रिय डीएनए इन बैक्टीरियल सेल में पाया गया। कोशिकाओं में विकिरण सक्रिय फास्फोरस का पता लगा। ध्यान से सुनना अच्छे से।
अब देखिए इन वायरस की कंडीशन, वायरस में क्या हुआ, विकिरण सक्रिय का पता नहीं लगा। चलिए हम देखते हैं ये विकिरण सक्रिय फास्फोरस पर ग्रोथ हुई थी इनकी। जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है, कौन सा पदार्थ रहा वो डीएनए रहा, क्योंकि डीएनए विकिरण सक्रिय पाया गया इन बैक्टीरियल सेल का। और जो जीवाणु उन विषाणुओं से संक्रमित थे जिनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन था, वे विकिरण सक्रिय नहीं हुए थे, इसीलिए कोशिकाओं में विकिरण सक्रिय सल्फर का पता नहीं लगा। और इनका जो ये आउटर कवरिंग है, इनमें विकिरण सक्रिय सल्फर का पता लगा, क्योंकि इनका जो खोल होता है, इनका जो डीएनए है वो विकिरण सक्रिय नहीं हुआ, लेकिन ये वायरस के जो आउटर कवरिंग है ये विकिरण सक्रिय हुई, क्योंकि विकिरण सक्रिय यहाँ पर डीएनए नहीं हुआ, यहाँ विकिरण सक्रिय प्रोटीन मिला। तो बात समझ में आई आपकी। इससे संकेत मिला, क्या संकेत मिला आपको, कि प्रोटीन विषाणु से जीवाणु में प्रवेश नहीं करता है। प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का यहाँ पर ये सल्फर जो है प्रोटीन का भाग है, प्रोटीन विषाणु से जीवाणु में प्रवेश नहीं करता। इस कारण से आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है जो विषाणु से जीवाणु में जाता है। विकिरण सक्रिय फास्फोरस और सल्फर पर ग्रो करके इन्होंने देखा कि विकिरण सक्रिय फास्फोरस और विकिरण सक्रिय सल्फर पर ग्रो करने से डीएनए जो है डीएनए विकिरण सक्रिय हो गया, और विषाणु का जो सल्फर पर ग्रोथ करी थी उनका प्रोटीन विकिरण सक्रिय हो गया, जो कि कोशिकाओं के अंदर नहीं गया। इस तरह से ये पूरा एक्सपेरिमेंट। अब आप इस स्टेज पे देखिए कि फर्स्ट स्टेज में संक्रमण स्टेज थी, जिसमें विषाणु बैक्टीरियल सेल को संक्रमित करते हैं, अपना आनुवंशिक पदार्थ अंदर इंजेक्ट करते हैं। इसके बाद जब इस सम्मिश्र को हिलाया जाता है तो अनावरण स्टेज आती है। ये जो है विषाणु और बैक्टीरियल सेल अलग हो जाते हैं, और जब इनका अपकेंद्रण किया जाता है तो ये अपकेंद्रण में इन कोशिकाओं को अलग अलग देखा जाता है। एनालिसिस करने पर यह पता लगा कि सल्फर पर जो ग्रो किया गया था उनका डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं था, इनका प्रोटीन विकिरण सक्रिय पाया गया। और जो अपकेंद्रण में फास्फोरस पर ग्रो किया गया था उनका डीएनए विकिरण सक्रिय हुआ, और इनका प्रोटीन विकिरण सक्रिय नहीं था। तो आपको समझ में आया होगा कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इसके लिए अल्फ्रेड हर्सेन और मार्था चेस ने एक्सपेरिमेंट में क्लियर किया। चलिए इस स्टेज को वापस से एक बार देखते हैं हम कि जीवाणुभोजी जीवाणु से चिपकते हैं, अपना आनुवंशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में इंजेक्ट करते हैं। जीवाणु कोशिका विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ को अपना समझने लगती है और आगे चलकर अधिक विषाणुओं का निर्माण करती है, बहुत सारी कॉपीज बना लेती है। इस प्रयोग में इस बात का पता लगाने का प्रयास किया कि विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। तो इन्होंने कुछ विषाणु लिए और ऐसे माध्यम पर ग्रो किया जिसमें एक को विकिरण सक्रिय फास्फोरस पर और दूसरे को विकिरण सक्रिय सल्फर पर वृद्धि की। जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया उनमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया। बात समझ में आ रही है? जिनको फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया उनमें डीएनए पाया गया, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था उनमें, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, प्रोटीन नहीं होता। ठीक इसी तरह विषाणु जिसमें विकिरण सक्रिय सल्फर पर पैदा किया उनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाई गई, डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं था, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं मिलता है। गाइस ध्यान रखिएगा, आप न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हो। विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी ई कोलाई से चिपक जाते हैं तो संक्रमण आगे बढ़ता है। जब सम्मिश्र को हिलाया जाता है तो विषाणु आवरण अलग हो जाता है। जीवाणुओं को अपकेंद्रण में प्रचक्रण कराते हैं, जब स्पिन कराया जाता है तो विषाणु कण जीवाणुओं से अलग हो जाते हैं। तो अब इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे ये स्पष्ट हुआ कि जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित थे वे विकिरण सक्रिय रहे। इससे स्पष्ट है कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश कर गया वह क्या था? वह डीएनए था। जो जीवाणु उन विषाणुओं से संक्रमित थे जिनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन था वे विकिरण सक्रिय नहीं हुए हैं। इससे क्या संकेत मिला? इससे यह संकेत मिलता है कि प्रोटीन विषाणु से जीवाणु में प्रवेश नहीं करता है।
इस कारण से आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है जो कि विषाणु से जीवाणु में जाता है। अब चलिए, ये है विषाणु से जीवाणु में जाने वाला पदार्थ डीएनए था। इसके बारे में हर्शे-चेस ने एक्सपेरिमेंट में ये चीज क्लियर कर दी। अब आनुवंशिक पदार्थ में कौन से ऐसे कैरेक्टर्स होने चाहिए, कौन से ऐसे गुण होने चाहिए कि वो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो गाइज, आनुवंशिक पदार्थ में के रूप में कार्य करने वाले जो अणु हैं उनमें कई मानदंडों पे वे खरे उतरे, जैसे कि प्रतिकृति बनाने में सक्षम होने चाहिए, यानी डुप्लीकेट कॉपी जो बनती है प्रतिकृति वो बनाने में सक्षम होने चाहिए। रचना और रासायनिक संगठन के आधार पर स्थायी होने चाहिए। अब इनकी एक एक बात को आप समझिएगा। प्रतिकृति बनाने में सक्षम यानी कि ये जो कोई भी अणु है वो अपने जैसी कॉपी बनाने में सक्षम होना चाहिए, अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम होना चाहिए। दूसरी बात, रचना और रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए। इतना ही स्थायी होना चाहिए ऐसा आनुवंशिक पदार्थ कि वे जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में, किसी भी जीव की किसी भी उम्र की कोई भी शारीरिक क्रिया हो, उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उनमें धीमे परिवर्तन या उत्परिवर्तन की संभावना होती है जो विकास के लिए आवश्यक है। ये जो ग्रिफिथ का आपने स्थायित्व की बात आती है, तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा है, जिससे ताप से जीवाणु की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन आनुवंशिक पदार्थ जो है एज इट इज रहता है। आनुवंशिक पदार्थ एज इट इज रहता है। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आपने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। तो स्थायित्व की बात आती है तो आप उस एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं कि जीवाणु जो है डेड हो जाता है, लेकिन उसकी आनुवंशिक पदार्थ की मृत्यु नहीं होती है, उसकी विशिष्टताएं नष्ट नहीं होती है। इसी तरह से जो है धीमे उत्परिवर्तन की संभावना होती है जो विकास के लिए आवश्यक है और मेंडल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होने चाहिए। तो इस तरह के आनुवंशिक पदार्थ के कैरेक्टर्स होने चाहिए। अब इस एक्सपेरिमेंट से आपने स्पष्ट रूप से समझ लिया होगा कि डीएनए और आरएनए दोनों आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि डीएनए जो है स्थायी होता है और आनुवंशिक सूचनाओं के संचय हेतु उपयोगी है। आनुवंशिक पदार्थ आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण के लिए आरएनए उपयुक्त है। मैसेंजर आरएनए के रूप में, ये अनुकूलक के रूप में, संचरण जो है सूचनाओं का स्थानांतरण के रूप में आरएनए कार्य करता है। लेकिन कई जीवों के अंदर आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, जैसे कि विषाणुओं में आरएनए में, टोबैको मोजाइक वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है। इस तरह से प्रोटीन और डीएनए के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, डीएनए या आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। गाइस, बहुत अच्छे से आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझे। अगर किसी तरह का कोई भी पॉइंट क्लियर करवाना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।